Bismillahirrahmanirrahim. I am Aisha Sultanavan, Speech and Language Specialist and founder CCTS, where we provide online therapy sessions. Today we have a very renowned and honorable guest with us, Dr. Najmul Haq. और डॉक्टर नजमुल हक जो है वो हेड ऑफ ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम ही वर्क्स एट ज़ियाउद्दीन कॉलेज ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड हेयरिंग साइंसेस कराची. सर, अब इंट्रोडक्शन में जो कमी रह गई हो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़ुबानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और लोगों को अपने अल्फाज में बताएं कि हु इज़ डॉक्टर नजमुल हक. नहीं, दैट्स इनफ. ज़्यादा ज़रूरत नहीं इंट्रोडक्शन की. और थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन. इंशाल्लाह आई होप कि मैसेज जो थ्रू दिस आपका वर्कअप है इससे वो पेशेंट्स को डिलीवर हो जाए. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बिल्कुल. सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी डिसिप्लिन ऑफ ऑडियोलॉजी. दैट शुड बी फाइन. ओके सर, एज मे इज़ द मंथ ऑफ हेयरिंग एंड स्पीच, तो हम इस मंथ में यही कवर कर रहे हैं और बल्कि आज तो लास्ट डे आ गया है. पता नहीं हमारा इंटरव्यू आपका जब ऑन एयर जाएगा, बहरहाल ये आखिरी कड़ी है उसकी. सर, हेयरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट और इसी जर्नी पे मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि जब एक बच्चा अपना हेयरिंग टेस्ट फेल करता है और ऑडियोलॉजिस्ट उसको सजेस्ट करते हैं एक हेयरिंग एड, और फिर कुछ ट्रायल्स होते हैं, लेकिन वो कितने ट्रायल्स होने चाहिए? जब बच्चा हेयरिंग एड पे नहीं सुन रहा तो उसको कितने माँ बाप को चाहिए कि वो हेयरिंग एड्स को चेंज करते रहें? और कौन सी स्टेज है जब आप ये बता देते हैं कि नहीं, हेयरिंग एड से फ़ायदा नहीं होगा, आप कॉकलियर इम्प्लांट कर लें, और अगर नहीं हो सकता तो फिर पैसे ज़ाया ना करें और साइन लैंग्वेज की तरफ चले जाएं? तो ये डिसीजन कब लेना चाहिए? ओके, तो ये सारा इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट हमारे पास किस एज में रिपोर्ट हो रहा है. दैट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट. जो पैदाइश हो, जैसे पैदा होते ही बच्चे रिपोर्ट्स होते हैं, दे हैव गॉट अ गुड चांस कि वो ज़्यादा उनके पास एक ब्रैकेट होता है ट्रायल्स के लिए. लेकिन अगर जो है वो हमारे पास एक लेट एज में रिपोर्ट कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता. फिर हम ट्रायल पीरियड नहीं देते हैं हेयरिंग एड, वी प्रोसीड डायरेक्टली टू कॉकलियर इम्प्लांटेशन. और ये अब ये पुराना फेनोमेना हो गया कि हेयरिंग एड आप प्राइस पे रखें, बिकॉज इन मोस्ट कंट्रीज अंडर 1 ईयर 6 मंथ्स टू 1 ईयर कॉकलियर इम्प्लांट्स पे जो है वो बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाता है. तो दिस हैपन्स इन केसेस जहाँ पर आपको प्रोफेशनल्स कम हो, जैसे कि हमारी कंट्री में ऑडियोलॉजिस्ट कम हैं. तो ज़्यादातर लोग जो आई वुड से 90% जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो ऐसी जगहों पर रिपोर्ट करते हैं जहाँ पर आपको पूरी तरह जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती. सिर्फ टेस्ट कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप हेयरिंग एड लगा दें. लेकिन हेयरिंग एड लगाना इट्स नॉट एन इशू. इट हैज़ टू बी क्लिनिकली कोरिलेटेड. क्लिनिकल कोरिलेशन अगर नहीं होगा तो आपका हेयरिंग एड बेनिफिट का नहीं पता चलेगा. तो मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस करूँगा कि आप हेयरिंग एड्स ट्रायल पे जाने के बजाय अगर आपका फर्स्ट हेयरिंग एड ही बेनिफिट नहीं दे रहा, then think about कि आपका decision for hearing aid सही भी है कि नहीं. Because I don't give hearing aid trials. Even if a child comes to me 1 साल की उम्र में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, then he has a chance कि हम दे सकते हैं. लेकिन 1 year onwards जो है जब हमारे पास बच्चे आते हैं, not necessarily हम उसको जो है वो ट्रायल दें, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन हिज रिपोर्ट्स. और ये उस वक्त भी होता है जब एक टेस्ट पे लोग फैसले कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट सेंटर पे मल्टीपल टेस्ट होते हैं. पैरा टेस्ट के अलावा और टेस्ट होते हैं, तो हम उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड देन वी मेक अ डिसीजन कि इसको फॉरेन इम्प्लांट करें या हेयरिंग एड ट्रायल पर रखें. तो आई वुड से कि मैं 80-90% केसेस जहाँ प्रोफाउंड लॉसेस होते हैं, जहाँ नो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, स्ट्रेट अवे अनलेस पेरेंट्स वांट अ ट्रायल, आई वुड प्रोसीड विद कॉकलियर इम्प्लांटेशन. सही, ठीक है सर, थैंक यू. सर, नेक्स्ट ये कि जब कॉकलियर इम्प्लांट हमने सिलेक्ट करना है तो क्या प्रोटोकॉल्स आप सजेस्ट करेंगे कि हेयरिंग एड का ट्रायल फेल हो गया और अब CEI इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो क्या प्रोटोकॉल्स उसको देखने चाहिए सिलेक्ट करने के लिए? देखिए, इसमें मेरे प्रोटोकॉल्स की बात नहीं है. इसमें यह है कि आपको इंटरनेशनल क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. एंड यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली.
अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी लॉस ऑफ एज और लॉस ऑफ स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो सही ये पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगी। तो सही। जब लैंग्वेज डिलेज आ जाएंगे तो बच्चे की एज निकल जाएगी तो उसकी स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया याद रखिए कि नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स लेसर लॉसेस में भी वो पसंद करते कि इम्प्लांट कर दें। वी जनरली रेकमेंड कि 90 डेसिबल एंड अबव जिनके लॉसेस हैं दे आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। तो ठीक ये है। 90 डेसिबल ऑनवर्ड्स पता कैसे चलेगा कि आपके इनिशियल टेस्टिंग होते हैं एबीआर जिसे हम बैरा टेस्ट कॉमनली नोन होता है, इसके अलावा वीआरए टेस्ट होता है, और इसके अलावा जो है आप दूसरे टेस्ट को कंबाइंस करके लाइक एएसएसआर और लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी, इसका आप जो है वो एक रीजनेबल आइडिया ले सकते हैं कि वेदर द चाइल्ड हैज गॉट अ प्रोफाउंड लॉस, कैन ही बी रन ऑन हियरिंग एड्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जहाँ मैं एक बात कह दूँ, जी इवन सर। चाइल्ड अगर प्रोफाउंड लॉस पे नहीं भी है, वेदर ही इज ऑन मॉडरेट है, severe है, in the later stages of life, maybe 30 years, 40 years, 50 years, इस एज पर भी ये हो सकता है कि इसका हेयरिंग लॉस प्रोग्रेस कर जाए और उनको इम्प्लांटेशन की जरूरत पड़े। यस तो ये सर, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो जिंदगी भर रहेगी हेयरिंग एड यूजर्स की। बिल्कुल, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में अब आप कुछ सीवियर टू प्रोफाउंड में भी बच्चे जा रहे हैं तो वो इम्प्लांट ही सजेस्ट करते हैं। बेशक बच्चा हेयरिंग एड पे सुन भी रहा है तो वो पेरेंट्स को ये पुश कर रहे होते हैं। मैं जानती हूँ लोगों को कि दे आर सेटिस्फाइड विद हेयरिंग एड्स, लेकिन वहाँ पे स्पेशलिस्ट चाहते हैं कि 70 डेसिबल्स पे भी कोई बच्चा सुन रहा है तो वो उसको कहेंगे कि आपको कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना चाहिए। तो क्या वेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि या उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा कि अगर वो वेट कर लेते हैं कि जब बच्चा हेयरिंग एड से सुनना छोड़ दे उस वक्त, खुदा ना खास्ता उस वक्त सीआई का डिसीजन लेना बेहतर है या बिफोर टाइम ले लेना चाहिए? अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं ना 70 डेसिबल, ये इस तरह नहीं है कि स्ट्रेट 70 डेसिबल ये ऑल सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक पर रिकॉर्ड एग्जाम्पल है। है बिल्कुल जो मैं जानती हूँ। हाँ, सो 70 डेसिबल अगर सारी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है तो कोई भी इसको इम्प्लांट नहीं करेगा। लेकिन अगर 70 डेसिबल लेट से एक फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है लेकिन ये दो पर आ रहा है और बाकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं ऑडियोग्राम्स की वो वेल बिलो जो है वो 110 डेसिबल से ऊपर हैं, देन रिसर्च के अंदर ये बातें हैं कि ऐसे बच्चे दे डेवलप बेटर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पीच लैंग्वेज क्लैरिटीज अगर उनको इम्प्लांट किया जाए। लेकिन हमारा ओके। टारगेट जो होना चाहिए वो हमें 10 साल आगे सोचना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। हमें ये देखना नहीं है कि उसका इस वक्त क्या रिजल्ट आएगा, हमें ये देखना है कि 10 साल के बाद ये बच्चा कहाँ पे खड़ा होगा। तो इफ़ यू पुट अ हेयरिंग एड चाइल्ड कि किसी के 90 डेसिबल लॉस है, हेयरिंग एड आपने बना दिया और 90 वाले को अगर आपने इम्प्लांट बना दिया, दोनों का कंपैरिजन करेंगे डाउन द ट्रैक 10 इयर्स में, इम्प्लांट वाला बच्चा वुड बी वे अहेड ऑफ हिम स्कूलिंग में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और इस स्टेज पे कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये डिसीजन बड़े क्रूशल होते हैं एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग दिस डिसीजंस। और ट्रायल का भी एक पीरियड है, ये नहीं है कि उसको 2-2 साल ट्रायल दे रहे हैं। यू हैव टू गिव अ ट्रायल फॉर वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड से 2-3 मंथ्स ट्रायल रखें, फिर आपको लगे बेनिफिट है देन स्लोली इंक्रीजेस टू अनदर 2 to 3 मंथ्स और मेक अ डिसीजन विद इन 6 to 1 ईयर। दिस इज प्रोवाइडेड कोई हमारे पास छोटी एज में रिपोर्ट कर रहा हो, नॉट दैट कि कोई 4 साल का बच्चा आ रहा है उसको आप ट्रायल दे रहे हैं 1 साल का। एंड वी हैव द मोस्ट ऑफ आवर जो किड्स होते हैं दे रिपोर्ट अराउंड लाइक अबव 3-4 ईयर्स ऑफ एज। तो ऐसे बच्चों में ट्रायल जब आप देंगे यू आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी एज वेल। बिल्कुल। अच्छा सर, और एक और बात ये कि ये राइट टाइम तो सब बताते हैं कि एज अर्ली एज वो बेस्ट है ना, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल जो इम्प्लांट हो जाए, हेयरिंग एड लग जाए, अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेस्ट। लेकिन अपर लिमिट क्या होती है जब आप कह देते हैं कि नहीं अब बच्चे का इम्प्लांट हम नहीं कर सकते, या अब बच्चे को बेनिफिट नहीं होगा इन एडेड डिवाइसेस से, या एक लेट एज में जाके पेरेंट्स को ख्याल आए, या फंड्स इकट्ठा करने में देर हो जाए इम्प्लांट के, तो ऐसा भी कुछ होता है अपर लिमिट? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन आपको अपर लिमिट डिफाइन करनी होगी कि आपके नज़दीक क्या अपर लिमिट है।
तो ये डिस्कशन प्रायर टू सर्जरी हम काउंसलिंग कहते हैं, हम्म काउंसलिंग विद ऑल पेरेंट्स टेक्स प्लेस। आप जिस एज में बच्चा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली काउंसलिंग होती है। हम्म तो जो आप अपर लिमिट की बात कर रही हैं, सी आई हैव डन फ्यू केसेस, बल्कि पूरे पाकिस्तान क्या वर्ल्ड में भी ओवर एज पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं अबव 5 years 6 years, इस पे हम्म ऑपरेट हुए हुए हैं, वर्ल्ड वाइड हुए हुए हैं माजी में, अभी भी हो रहे हैं, हम भी अभी भी कर रहे हैं। सही। लेकिन यहाँ आकर हम लोग की लिमिटेशंस एंड बेनिफिट जो है वो चेंज हो जाते हैं। यानी बेनिफिट्स अगर आप एक 5 year या 10 year ओल्ड में चाहेंगे, इट विल बी टोटली डिफरेंट। हम इसको कहेंगे जमीन आसमान का फर्क होगा। और तो एक्सपेक्टेशंस भी फिर उस हिसाब से होनी चाहिए कि बिल्कुल, आउटकम जो क्योंकि आएगा। देयर हैज टू बी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आउटकम्स के बारे में। अगर आपने ये नहीं बताया पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स तो यहाँ पर दे डोंट फॉरगिव यू, वो तो आपसे हो सकता है लड़ने ही आ जाए। बट वो ये है कि आपको एक्टिवेशन पहले के काउंसल एक करके, मंथ एक्टिवेशन के एक मंथ के बाद भी वो एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा कब बोलना शुरू हो गया। एटलीस्ट ऐसे होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो नहीं समझ पाते चीज़ों को, वो पूछना शुरू हो जाते हैं कि इम्प्लांट तो हो गया, तो अब ये क्यों नहीं बोल रहा बच्चा। तो नहीं 1 महीना तो आप ज़्यादा कह रही हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर से हम लोग सर्जरी करके निकले थे, एंड पेशेंट्स जो मेरे मतलब जानने वाले डॉक्टर थे, उनको फ़ोन आ गया उनके गांव से, और उन्होंने कहा कि बच्चा बोलना शुरू हो गया। अच्छा। सो जस्ट इमेजिन पीपल्स के एक्सपेक्टेशन, इट्स वे टू अहेड ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कहता आप एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन ये है कि रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक बिल्कुल। होनी चाहिए, और इस तरह आप जो है वो बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट भी दे सकते हैं, पेरेंट्स को भी ज़्यादा बेनिफिट। इट्स अ रूटीन के फर्स्ट विजिट पर ही या सेकंड विजिट पर ही पेरेंट्स, डिस्पाइट काउंसलिंग में बता रहा हूँ, दिस इज नॉट लाइक हमारे बच्चे यूजुअली जो मेरे केसेस होते हैं, दे आर नॉट ऑपरेटेड विदाउट काउंसलिंग एंड विदाउट काउंसलिंग। समटाइम वी डू गेट अ सिग्नेचर आल्सो कि भाई आपको ये बता दिया है प्रायर टू सर्जरी। बिल्कुल। So this happens, and I think it's all about parents' concern. जो ज़्यादा worried होते हैं and they want their child to be at best. So it happens and it will keep on happening. पर आपको ही समझाना है बार बार। बिल्कुल। एक तो इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स का एक ये भी बहुत मकसद है कि बहुत सारी माएँ वो समझ रही होती हैं, लेकिन हस्बैंड्स, इन लॉज, रिलेटिव्स वो नहीं समझ रहे होते। तो ये होता है कि ठीक है, इन प्रोग्राम्स को शायद फादर्स, रिलेटिव्स, बाकी लोग सुने और इस चीज़ को प्रोफेशनल्स के मुंह से सुनकर भी उनको ये बात समझ में आए। ओके सर। सर, अब इम्प्लांट चूज़ करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए? मतलब कंपनीज हैं इतनी सारी, क्या देखना चाहिए? हम किसी देखिए ब्रांड का इम्प्लांट, नाम नहीं लेंगे जी जनरली। ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखिए मेरी प्रायोरिटीज और हैं, और मेरे रिलेशनशिप्स और हैं, दैट कंपनी दैट आई डू यू नो। बिल्कुल। लेकिन इशू इज हियर, मैं अपने पेशेंट जो मेरे पास रिपोर्ट होते हैं, यानी जो जी। मुझसे ही ऑपरेट करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू, उनको भी मैं यही कहता हूँ। इस वक्त वर्ल्ड में इंटरनेशनली 4 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इंटरनेशनली। नाउ देयर आर सम रिपोर्ट्स अबाउट चाइनीज इम्प्लांट्स, लेकिन उसको हम अभी एक्सक्लूड कर देते हैं सर, बिकॉज आप उसके कोई एफडीए बेनिफिट्स हमें अप्रूव का पता नाम नहीं। ले सकते हैं। सर, जो एफडीए अप्रूव कंपनीज है, रजिस्टर्ड है, आप उनका नाम ले सकते हैं। एफडीए, जी बिल्कुल, एफडीए अप्रूव कंपनीज तो अमेरिका के लिए है ना, सीई जी। मार्क इज फॉर यूरोपियन कंपनीज। तो ओके। सीई मार्क और एफडीए कंपनीज ये चारों हैं। इसमें हो सकता है कोई ब्रांड्स जो हैं, कुछ इनके मॉडल्स एफडीए अप्रूव ना हो, बट ओके। 4 कंपनीज हैं। एंड दे, अगर मुझसे आप पूछेंगे, as far as responses are concerned, see, response doesn't necessarily have to come from the implant. It requires lot of effort, बहुत सारी मेहनत करनी होती है इसमें, ऑडियोलॉजिस्ट का रोल भी है, स्पीच थेरेपिस्ट का भी, एंड पेरेंट्स एंड फैमिलीज का भी। ये सारा एक मतलब ग्रुप है जो ऑल टुगेदर चाइल्ड की बेनिफिट के लिए काम करता है। अब थिंग इज, जो आप पूछ रही हैं कि कौन सा हम करवाएं, आई वुड से कि चारों में से अगर आप बास्केट में रखें तो ब्लाइंडली कोई भी पिक कर सकते हैं एज फार एज रिस्पॉन्सेज आर कंसर्न। बिल्कुल। लेकिन आप ब्लाइंडली नहीं जाइए। इन पाकिस्तान वी हैव ऑब्जर्व, पर्सनली आई हैव बीन ऑफर्ड ऑल कंपनीज टू प्रैक्टिस,
but I Okay. stick to the company which provides better parts, relatively not cheaper, but relatively cheaper parts and Mm-hmm. relatively more benefit to the consultant and his patients. तो इसलिए मैं उसको जो है वो फॉलो करता हूँ. आई वोंट नेम द कंपनी. बहुत ओके. सारे व्यूअर्स को ये पता चल जाएगा मैं क्या करता हूँ. बट द बिल्कुल. थिंग इज के इसके रीजंस जो है, फॉर लास्ट 15 years आई एम इन लाइसेंस एंड आई हैव गॉट सोल अथॉरिटी आल्सो इन Mm-hmm. कराची टू डू दैट. लेकिन Okay. ये है कि मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप दूसरे ब्रांड्स नहीं कराएं, उससे फायदा नहीं होगा. आप सिर्फ ये देख लीजिए कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये है कि कुछ रिपोर्ट्स हमारे सर्जन्स की तरफ से आई हैं. Mm-hmm. यानी पेरेंट्स ने हमें बताया कि सर्जन्स ने ऑपरेट कर दिया विदाउट टेलिंग देम कि उनकी बॉडी में, उनके बच्चे की बॉडी में क्या लगा रहे हैं. तो दिस ओके. इज नॉट गुड. काउंसलिंग करें, फिर पेरेंट्स का डिसीजन हो कि आपको कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करना है. और पेरेंट्स के पास जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके पास जाएंगी और पीछे बेनिफिट्स जाएंगे, वेदर दे कैन सर्च इट थ्रू इंटरनेट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी मिसगाइडेड भी होती है, और दे कैन एक्वायर थ्रू पेरेंट्स एज वेल. वहाँ मैं Mm-hmm. समझता हूँ कि नॉट 100%, 80-90% they will follow my advice. ओके. So you have to be very careful decision making में. अच्छा, हाँ ये भी हाँ. थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवनेस की आप जहन में रखिए कि कॉस्ट जो है, आज मॉडल्स आपको महंगे लगेंगे, बट देर इज अ रीजन टू बी एक्सपेंसिव, एंड Mm-hmm. रीजन इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो हम आपको अगर कोई सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही. सॉरी, जी अब जी. आ रही है. जी जी आ रही है. ओके. सो अगर आपको कोई कहता है कि आई कैन डू इट फॉर अ चीपर रेट, तो देयर मस्ट बी कि उसके जो पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं मिसिंग होंगे, ओके. या टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी होगी. आई नो सेवरल वेलफेयर सिस्टम्स इन पाकिस्तान या गवर्नमेंट सेटअप्स में दे हैव डन सम ओल्ड मॉडल्स एट अ वेरी चीपर रेट. तो Mm-hmm. चीप रेट में ओल्ड मॉडल्स कराने का इशू नहीं है, लेकिन वो मॉडल्स जब डिलीट होंगे और उनके पार्ट्स जब डिलीट होंगे तो कंपनीज आपसे फिर अर्न करेंगी, कमाएंगी, और Mm-hmm. आपको जो है वो पैसे लेकर ही ये परचेसिंग करनी होगी, वरना आपका बच्चा अगेन ही विल बी डेफ. तो यू सर. हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिसीजन मेकिंग. आप आस्क करें कंपनी से ये मॉडल्स कितने Mm-hmm. अरसे चल सकता है, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. इट्स अ लाइफ लॉन्ग कॉस्ट, रिमेंबर. बिल्कुल बिल्कुल. और सर उसके बारे में क्या, जो इंटरनली अंदर सर्जिकली इंटरनल पार्ट ऑफ इम्प्लांट जो है वो सर्जिकली इंसर्ट हो गया है, उसके भी तो मॉडल्स हैं. तो अगर वो कोई पुराना मॉडल लगता है तो क्या सर्जरीज दोबारा करानी पड़ती हैं या नहीं, वो ठीक चलता रहता है? वैसे तो मतलब मशीन है, आप उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन क्या ऑब्सलीट हो जाने से उस पर भी कोई असर होगा, जो कि स्कल के अंदर है एक चीज़? नहीं, इसमें अभी तक जो कंपनीज की पॉलिसी रही है कि वॉट एवर एक्सटर्नल दे मेड, यानी जो भी एडवांसमेंट आती है एक्सटर्नल की, वो दे एक्चुअली मेड इट कंपैटिबल विद द ओल्डर मॉडल आल्सो. ओके. तो इंटरनल मैं एडवाइस करूंगा अननेसेसरली चेंज ना हो. एंड नेसेसिटी कब आती है? जब इम्प्लांट फेल हो जाता है और या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए. अदरवाइज आप इम्प्लांट इंटरनल कभी चेंज ना करवाएं. इट्स वेस्ट ऑफ मनी. नए इम्प्लांट्स में कोई आपको फायदा होने के बजाय, बट देर इज अ लिटिल चांस आपको नुकसान हो जाए. फॉर एग्जांपल, पुराना इम्प्लांट अननेसेसरली निकाला, लेकिन उस जगह पर जहाँ पर कॉम्पियम में आपने पुराना इम्प्लांट डाला था और 10 साल या 20 साल बाद आप चेंज करवाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ नो तो इट्स रीज़न. पॉसिबल कि वो जगह, वो, हाँ, फॉर नो रीजन, और वो जगह खराब हो चुकी है. और नया इम्प्लांट आप टेक्नोलॉजी की वजह से करवा रहे हैं, और उस जगह पे वो इम्प्लांट जाकर वैसा परफॉर्म ना करे जैसा कि पहले परफॉर्म किया. दिस इज क्वाइट पॉसिबल. So you have never change internal unless it has gone into total failure. सर फिर तो इंटरनल की केयर भी एक्सटर्नल आप बहुत, चेंज कर सकते हैं. मतलब एक्सटर्नल की भी केयर करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कि इंटरनल की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि उसको खुदा न खास्ता हमारी लापरवाही से कोई डैमेज ना हो, है ना? कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरनल की अपनी केयर है. मेरे पास इसका जो पेशेंट रिस्पॉन्स है वो ऑपोजिट है, हम्म. कि वो बाहर वाले सामान की केयर करते हैं
इंटरनल की केयर लोग इतनी नहीं करते हैं क्योंकि वो छुपा हुआ होता है और 10 साल की वारंटी होती है। ऑल कंपनीज आर ऑफरिंग 10 years वारंटी, तो इनको हाँ पता है 10 साल तक तो ये फ्री मिलेगा। लेकिन एक्सटर्नल जो है हार्डली 2 years 3 years की वारंटीज आती है। हाँ तो लेकिन एक्सटर्नल की ज्यादा एहतियात करते हैं, वो जल्दी परचेसिंग में आ जाता है। सो इंटरनल की लोग नेग्लिजेंस करते हैं। और वैसे वो इंटरनल काफी सेफ होता है, काफी सेफ होता है, इट्स बिल्कुल वेरी सेफ। हाँ लेकिन ये कि बच्चे को ये चोट लगना या साइकिलिंग वाली गेम्स या वेरी इसमें वेरी एहतियात। रेयर, ओके। वेरी रेयर इट हैपेंस, लेकिन वेरी रेयर। आई हैव ओवर लाइक 400+ केसेस। हम्म। मेरे पास हार्डली 4-5 केसेस हेड बैंग्स के होंगे। ओके। वो भी जैसे बच्चा बिस्तर से गिर गया, ये कहीं से सीढ़ियों से गिर गया, ऑल ऑफ अ सडन इस तरह की रिपोर्ट्स। तो एक्सीडेंट्स। इट्स वेरी रेयर, 1%। लास्ट मेरी कैलकुलेशन इसी तरह अराउंड एक्सीडेंटल डैमेजेस लेस देन 1%। ओके। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ज्यादा होते हैं क्योंकि डिवाइसेस एक अच्छा। अरसे तक चलती हैं। एंड पेरेंट्स को यहाँ मैं ये मैसेज दे दूं कि जो से समझ रहे हैं कि इट्स अ वन टाइम सर्जरी, इट्स नॉट अ वन टाइम सर्जरी। जिंदगी में यू मे नीड इट फॉर लाइक 2 times 5 times 3, नोबडी नोज। आपको ये जिंदगी में कभी भी रिप्लेस कराना पड़ सकती है, इसीलिए इसको अननेसेसरली रिप्लेस नहीं करें। नॉट वन टाइम सर्जरी। सर आपने किया है कुछ आपके एक्सपीरियंस में ऐसे हुआ है कि बच्चे की 2 दफ़ा हुई हो और फिर फेलियर भी बता दें अगर खुदा न खास्ता उसके बाद हुआ है, और फायदा भी अगर हुआ है तो काइंडली वो भी मोटिवेशन के लिए ज़रूर बताएं। देखिए हमारे पास जो फेलियर्स आए हैं वो परसेंटेज ऑफ फेलियर, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स आई वुड से अराउंड 5% मैं कहूँगा। ओके। और इन्फेक्शंस ओनली 3 to 4 हैव बीन रिपोर्टेड इन 15 years मेरे पास। ओके। आई नो कि पंजाब साइड का प्रोग्राम 20 years ओल्ड है, बट ओके। मेरे पास 3-4 इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुए जहाँ इम्प्लांट रिप्लेस करना पड़ा। द थर्ड इज एक्सीडेंटल, एज आई पॉइंटेड आउट के जी। 4-5 केसेस से ज्यादा हमारे पास एक्सीडेंटल डैमेजेस की रिपोर्ट नहीं है। हम्म। और इन सब का अगर आप एक ओवरऑल लेंगे तो इट कैन गो 6-7% चला जाएगा परसेंटेज। तो पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स। तो ये 3 पॉइंट्स हम प्रायर टू ऑलमोस्ट एवरी सर्जरी डिस्कस करते हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं। ठीक है। जो कहीं और के पेशेंट होते हैं देन इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हॉस्पिटल्स काउंसल करके उनको हमारे पास रेफर करें। ठीक है। तो दिस इज प्री रिक्विसाइट ऑफ एवरी काउंसलिंग फॉर कॉक्लियर इम्प्लांटेशन। ओके। उनको बताना चाहिए कॉम्प्लिकेशन रेट इज मस्ट, वरना ओके। पेरेंट्स समझेंगे ये जिंदगी भर है, सही हेल्पफुल। इट्स नॉट फॉर लाइफ। ओके सर, ये मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन थी। ओके सर, अच्छा एक बहुत चीज़ होती है, बाय मॉडल की बात करते हैं पेरेंट्स के, एक कान में इम्प्लांट हो गया साथ में हेयरिंग एड यूज़ करें, और एक बायलेटरल होता है। आप ही इसको पहले डिफाइन भी कर दें, डिफ्रेंशिएट भी कर दें, इम्पोर्टेंस भी बता दें प्लीज़। अच्छा, बायलैटरल देखें, बायलैटरल इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है दो तरफा। हम्म। बायलैटरल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स के दो तरफ का इम्प्लांट या दो तरफ हेयरिंग एड्स। ओके। ठीक है, सो बायलैटरल हेयरिंग एड यूजर कह लें या बायलैटरल इम्प्लांट यूजर कह लें, ये तो स्ट्रेट, इसका कोई इतना मसला सेम नहीं है। डिवाइस ऑन बोथ ईयर्स। सेम डिवाइस। लेकिन ये वर्ल्ड में हो चुका है, मैं कल ही कुछ पढ़ रहा था कि लोगों ने एक कान में मेडल कराया तो दूसरे कान में कॉक्लिया कराया, ऐसा भी हुआ है अच्छा। ओके। अमेरिका लिंक। में, अमेरिका का कारण। ठीक है, तो ओके। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बाज लोग क्या होता है एक्सटर्नल फीचर्स को यूटिलाइज करते हैं। एक कंपनी में एक्सटर्नल फीचर ब्लूटूथ का है, दूसरी कंपनी में एक्सटर्नल फीचर MRI कंपैटिबिलिटी का है। तो ये इस तरह के फीचर्स यूटिलाइज करने के लिए वो ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो इट ओके। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पे काउंसलिंग कैसे हो रही है। हम्म। अब बाय मॉडल की जो आप बात कर रहे हैं, रिमेम्बर बाय मॉडल इन माय लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इम्प्लांटेशन मेरे पास कोई बच्चा ऐसा नहीं है, आई थिंक हार्डली 1 or 2 मे बी, जो कि रेयरली ये मोड यूज करते हैं। वंस यू आर इनटू द इम्प्लांट दे वुड से कि हेयरिंग एड का बेनिफिट या क्लैरिटी अच्छी नहीं आती। ओके। लेकिन बाय मॉडल के एडवांटेजेस कुछ रिसर्च में प्रूवन है। ये वो ओके। बाय मॉडल्स हैं जहां पर एक कान में हेयरिंग लॉस या तो कम है या मॉडरेट डिग्रीज में, ठीक है, ठीक है। और दूसरे कान में इम्प्लांट हुआ हुआ है।
तो यू हैव टू सी के बाय मॉडल में हेयरिंग एड का पावर क्या आ रहा है इन द बेटर ईयर, क्योंकि पुअर ईयर में तो ऑलवेज इम्प्लांट होगा। जी जी। लेकिन आपको हेयरिंग एड का जो रेंज है, इज इट इन सवियर रेंज और प्रोफाउंड रेंज, वो आपको कितना बेनिफिट करेगा ये उस वक्त ही डिसाइड हो सकता है। यस, इट्स हेल्पफुल, और ये आपका कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा कि हेयरिंग एड आपको लगाना चाहिए कि नहीं। in bilateral profound losses, usually children they reject hearing aids. लेकिन अगर एक कान में moderate loss है, then you can obviously expect कि ये पहन लेगा hearing aid, और दूसरे में profound है, you can do a surgery. ओके So you can go like this side by side. So ठीक it's है। तो all फिर possibility. ओके, फिर उनकी मैपिंग में भी कुछ ऐसे होता होगा कि हेयरिंग एड से भी बेनिफिट मिल रहा हो और कॉकलियर प्लांट की मैपिंग भी कुछ इस तरीके से हो कि वो बच्चा परेशान ना हो जाए अगर जिधर कुछ बहुत लोग उसको यूज़ करते होंगे तो। Exactly. दोनों की जो sound quality है, it's totally different. Implant की sound quality and also the quality of the hearing aid, it will depend upon कि आप कौन सी मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्प्लांट में भी और हेयरिंग एड में भी। ठीक है। तो दे उधर आपको जो है ना, ये फाइन ट्यूनिंग ऑप्शंस इस हेयरिंग एड्स में, इम्प्लांट्स में ज़्यादा होंगे। यू हैव गॉट अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ क्लैरिटी। सो अगर ऐसा कोई केस है जहां दोनों मोड्स यूज करने हैं, तो हेयरिंग एड शुड बी फाइन क्वालिटी, और इम्प्लांट्स यूजुअली दे आर वेरी गुड, इम्प्लांट्स आर वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्ट वो बिल्कुल। नर्व को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, नर्व एंडिंग्स को, तो उनकी क्लैरिटी वहां से ज्यादा आती है। और हेयरिंग एड का नेचुरल पाथ होता है, दे गो थ्रू आवर ईयर कैनाल, ईयर ड्रम एंड देन कॉक्लिया। तो उनके अंदर क्लैरिटी का फैक्टर जो होता है, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि साउंड की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ये दोनों मोड्स जो हैं, इनको सिंक्रोनाइज करने में हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको परसीव करने में, क्योंकि ये जी। फाइन ट्यूनिंग तो हम यहाँ से कर देंगे, ऑडियोलॉजिस्ट कर देगा, लेकिन सिंक्रोनाइज जो होता है, यानी कि उसको साइड बाय साइड परसीव करना या एक जैसा परसीव करना, ये जितना ब्रेन लर्न कर सकेगा उतना ही बच्चा अच्छा रिसेप्टिव रिस्पॉन्स देगा, यानी उसकी रिसीविंग अच्छी होगी। सही। सर अगर एक बच्चे का इम्प्लांट हुआ है और दूसरे इम्प्लांट के कुछ हेयरिंग एड नहीं लगाया, लेकिन सेकंड इम्प्लांट के लिए पैसे जमा करने में टाइम लग गया, 8-10 साल गुजर गए, तो क्या उस टाइम पे पेरेंट्स को दूसरे इम्प्लांट का डिसीजन लेना चाहिए या फिर उस कान को छोड़ देना चाहिए, या कितना ड्यूरेशन के अंदर अंदर बायलेटरल इम्प्लांट्स हो जाने चाहिए? ये जो मैक्सिमम मैंने किया हुआ है, दैट्स फॉर 4 to 5 years का गैप, ओके। एंड द चाइल्ड डिड रियली वेल। ओके। लेकिन ये है कि जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है उसको आप फॉलो करें। अगर अफोर्डिंग है तो गो बायलैटरली एट अ सिंगल टाइम, ओके। ठीक है। जी। अगर जो है आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यू वांट टू गो वन बाय वन, तो बास कंट्रीज में स्पॉन्सरशिप होती है, या इंश्योरेंस वाले कहते हैं पहले एक कराएं फिर दूसरा कराएं। स्टेट्स में इस तरह होता है। तो ठीक है। ऐसी जगह पर आप मिनिमम गैप के साथ करें, 4 months, 6 months, 1 year, लाइक मिनिमम गैप्स में करें। उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स की अगेन जो साउंड की मैचिंग है विद अदर इम्प्लांट, इट बिकम्स इजियर, ओके। और इसको जो है वो आपका यानी क्लैरिटी फैक्टर विल बी देयर ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे ये आप डिले करेंगे, द अदर ईयर जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी है वो पुअर होती चली जाएगी। तो 10 years इज अ वे टू लॉन्ग फॉर सेकंड इम्प्लांट। ओके। ठीक। और कोशिश करें विद इन फर्स्ट ईयर, मतलब हाँ फर्स्ट ईयर भी मैं बहुत एहतियात में बोल रहा हूँ, बेस्ट रिजल्ट्स, फिर आप बेस्ट से बेटर पर आते हैं, फिर आप फेयर गुड फेयर इस तरह आप चलते हैं, बट ऑलवेज गो फॉर अ मिनिमम एज मार्जिन, ठीक है। ओके। और सर फिर आप थोड़ा ये बताएं कि मैपिंग का स्पीच थेरेपी के साथ क्या कनेक्शन है और कैसे एडेड ऑडियोमेट्री हेल्प करती है बेटर मैपिंग करने में, और फिर उसका स्पीच थेरेपी पे जो इम्पैक्ट है उसको आप प्लीज़ सम अप करें ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैपिंग का कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता।
ओके। बाज दफा होता है कि फ्यू विजिट्स लाइक 2-3 विजिट्स पे यू अचीव सफिशिएंट थ्रेशोल्ड्स, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये साउंड सुनने के काबिल है, बट इट डज नॉट मीन ये साउंड समझने के भी काबिल है, डज नॉट मीन कि ये साउंड्स बोलने के भी काबिल है। तो मैपिंग, it takes time and it goes side by side with our aided thresholds as well as for speech development. First year of mapping जो है, I think it should be continued with all children. सेफ्टी फैक्टर हो सकता है वो एक महीने में मैपिंग से बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फॉर सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट फर्स्ट ईयर तक उसकी मैपिंग मॉनिटर जरूर करें। उसके बाद गेस्ट बढ़ाते हैं, लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर में वंस इन अ वाइल यू कम फॉर अ चेक, इस तरह की बात कर सकते हैं। तो ये एक तो इसका कोई टाइम नहीं है, दूसरा ये कि हैज टू बी कोरिलेटेड विद व्हाट स्पीच डेवलपमेंट आ रही है बच्चे की। वो फीडबैक हमारे यहाँ जो हम कर रहे हैं वो हम स्पीच थेरेपिस्ट से फीडबैक ले लेते हैं। अच्छा, एडेड ऑडियोमेट्री की आपने बात की। एडेड ऑडियोमेट्री में रिजल्ट्स दे कम, मतलब इट्स नॉट इमीडिएट। एडेड रिजल्ट्स आपको 3 मंथ 6 मंथ इस तरह 3 मंथ्स के बाद ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ओके। ओकेजनली इट मे बी अर्लियर, लेकिन एडिट रिजल्ट्स आपको जब आप फर्स्ट मंथ में एडिट कराने जाएंगे तो पॉसिबल है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे लेवल्स पर आ जाए, बट एडिट रिजल्ट हैज़ टू बी वेरी गुड टू फॉर गुड स्पीच परसेप्शन, लाइक 30 डेसिबल्स अराउंड विल बी अ गुड फिगर। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल होगा, और वो एंड वक्त के साथ। देन यू कैन ऑल्सो फाइन ट्यून। यस, वक्त के साथ बेहतर हो सकता है। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, पेरेंट्स को इस पे हमने खैर थोड़ी बात भी की है, लेकिन फर्स्ट वर्ड रफली कब एक्सपेक्ट करना चाहिए इम्प्लांट के बाद? But it all depends upon the age of operation हम्म। and previous exposure to hearing aid also. ओके। लेकिन एक्सपोजर टू हेयरिंग एड, जैसे मैंने पहले कहा कि हम उसी वक्त देने का कोई फायदा नहीं, और उसमें कोई वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, बल्कि बच्चा लिप रीडिंग पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो लिप रीडिंग अवॉइड करने के लिए जल्दी इम्प्लांट कर दें, ताकि जो है लिप रीडिंग मिनिमाइज हो जाए। ओके। तो बट नेचुरल पाथ आपको पता है, नेचुरल पाथ इट टेक्स अबाउट लाइक नेक होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड स्पीच। तो 1 ईयर का एक टारगेट होता है। बाज बच्चे 10 मंथ्स में कर लेते हैं। अच्छा, बैबलिंग जल्दी शुरू हो जाती है, मे बी अराउंड 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स। और बाज बच्चे तो जो फर्स्ट साइन हमें जो बैबलिंग का अर्ली साइंस जो मिलता है, ये बच्चे विद इन 4 वीक्स और 6 वीक्स दे स्टार्ट मेकिंग नॉइज। ओके। इस तरह की नॉइजेस जो है बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से दिस हैपन्स आफ्टर लाइक 1 मंथ ऑफ मैपिंग में भी। इट डिपेंड्स कि बच्चा किस स्टेज पर ऑपरेट हुआ है। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग ऑलमोस्ट अ ईयर, समटाइम्स अर्ली, वेट फॉर अंडरस्टैंडिंग 10 मंथ्स में आ भी बाल जाएगी। बच्चे सिंगल वर्ड्स हाँ हाँ। अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लाइक इधर आओ उधर जाओ, बिकॉज आई टेक फर्स्ट ईयर एज अ लिसनिंग ईयर। बिल्कुल। फर्स्ट मंथ आप कह लें, फर्स्ट वीक कह लें हेयरिंग, हम्म। उसके बाद हेयरिंग का टास्क शुड बी कन्वर्टेड इनटू लिसनिंग। और पूरा साल उसको आप लगाएं। अगेन दिस इज नॉट लाइक स्पेसिफिक, बाज बच्चे 6 मंथ्स में अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे, बाज बिल्कुल। बच्चे में टेक अप टू 1 ईयर। सो 1 ईयर इज अ क्रूशियल पीरियड फॉर मैपिंग, आई वुड से। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और रिसर्च कैन बी वेरिएबल। बिल्कुल, और इसमें ये चीज़ भी वेरी करती है कि बच्चे के साथ घर पे कितनी बातचीत हो रही है, उसको कितना एक्सपोजर दिया जा रहा है लैंग्वेज का, ये सारी चीज़ें, उसकी एज, उसने पहले हेयरिंग एड, ये सब मैटर करेगा, उसका फर्स्ट वर्ड कितना जल्दी आ जाता है। एग्जैक्टली ये लैंग्वेज एनवायरनमेंट जितना आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उतना बच्चा जल्दी पिक करता है। जिन घरों में ज़्यादा जो है वो बच्चे होते हैं, या उनका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, तो उन घरों में ये जल्दी रिस्पॉन्सेज आते हैं। एंड ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो माँ बाप डिले करते हैं स्कूलिंग, उनके बच्चे देर से ही बोलते हैं। और जो माँ बाप
इनिशियली आई वुड से कि मोनो लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज पे स्टिक करें, एक लैंग्वेज को अपनाएं। ऑल्दो हम्म। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप दोनों लैंग्वेज चलेंगे बच्चा दोनों सीखेगा, लेकिन मदर टंग इज मोस्ट कन्वीनियंट। आप ओके। मदर टंग अपनी मादरी जबान के अंदर, इफ यू आर अ सिंधी स्पीकर, उर्दू स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, उसमें बच्चे की ज्यादा क्लैरिटी आती है। दिस इज ठीक माय है। ऑब्जर्वेशन। एक अरबी में क्लैरिटी आती है, अरबी अच्छा पढ़ लेंगे, और हाँ एक हाँ जो है हाँ। मदर टंग के अंदर क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो हमारे जैसे प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर जो बच्चे गांव से आते हैं, उनकी सिंधी ज्यादा अच्छी होती है, यानी लैंग्वेज, एज कम्पेयर टू हम्म। उर्दू। तो आई वुड रेकमेंड कि मदर टंग इज शुड बी प्रिफर्ड। या कि हमारे बच्चों पे स्ट्रेस ज्यादा है स्कूलिंग का, एंड पेरेंट्स आल्सो वांट कि मेन स्ट्रीम में जाएं। अब बिल्कुल। स्कूल में इंग्लिश, घर में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, और ये स्ट्रेस सारे आ जाते हैं। फिर आप ज़ाहिर है माशरे की पढ़ना, अरबी भी आती है, तो 3-4 लैंग्वेजेस का बच्चों पे स्ट्रेस पड़ना एक साथ शुरू हो जाता है। हम्म। तो ये फैक्टर्स वो हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्लोली अफेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली हर बच्चा एक तरह परफॉर्म नहीं करेगा। सम में परफॉर्म वेरी वेल। और ये कि स्कूल से फ़ायदा होगा और उसको मेन स्ट्रीम में उसकी एज होती जाए तो उसको एडमिशन करा देना चाहिए। दैट विल एड अप। मेरे पास तो अगर 1 साल का बच्चा भी आता है तो मैं उसको किसी डे केयर की एडवाइस जरूर देता हूँ, 1 to 2 years, कि उसको उसके बच्चों के बीच का एनवायरनमेंट दे। बिल्कुल। बच्चे ही उसको इतना सिखा देंगे कि आपका स्पीच थेरेपिस्ट इतना नहीं सिखाएगा। बिल्कुल, वो मॉडलिंग और इमिटेशन और प्ले वे तो बेस्ट है ना। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि देखें स्कूल एनवायरनमेंट में यू हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज, जैसे पोएम्स एक साथ पढ़ना, या नंबर्स या रीडिंग्स एक साथ करना, तो ये सारे हम्म। फैक्टर्स काउंट करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड उसको फुल एक्सपोजर दें। वेदर ही इज ऑपरेटेड अराउंड 1 year, तो 2 years तक एडमिट करते हैं। 2 years पे हो रहा है तो आप फॉरन कर दीजिए एडमिट। तो उसको जो है लैंग्वेज एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए। बिल्कुल। सर मेरी बेटी को भी मैंने 2.5 years के हेयरिंग एड यूज़ करती थी जब, नाउ शी इज़ अ कॉकलियर इम्प्लांट यूज़र, तो मैंने उसको 2.5 में डे केयर में भेजना शुरू कर दिया था। तो दैट्स गुड। ये मैं बहुत अपनी मदर्स को या जो लोग क्लाइंट्स आते हैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे को स्कूल में कराएं तो उससे फ़ायदा होगा। ठीक। सर क्या मैपिंग की तरफ मैं दोबारा वापस आ रही हूँ कि डिस्टर्ब हो सकती है, इरेज हो सकती है, किन चीज़ों की वजह से मैपिंग ख़राब हो सकती है? अच्छा, मैपिंग के जहाँ तक खराब होने का ताल्लुक है, मेरे पास कुछ वेरी फ्यू रिपोर्ट्स। एक दो पेशेंट्स ने कहा वी पास थ्रू स्कैनर्स, जबकि हमने अपने जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बात की तो उन्होंने ऐसी कोई इंटरनेशनली रिपोर्ट नहीं दी। पेरेंट्स की रिपोर्ट थी वी जस्ट पास थ्रू द स्कैनर, इम्प्लांट चला गया, इम्प्लांट स्विच ऑफ हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैपिंग, दिस वाज वन चाइल्ड ओनली। ही पास थ्रू आवर शॉपिंग सेंटर स्कैनर, और उसने कहा मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और एक मेरे पास बच्ची आई, उसके वालिद ने, जब मैंने हिस्ट्री कहा, टीवी पे हाथ लगाया था जो स्टैटिक होती है। इसलिए हम ओके। ये करंट्स को यूजुअली अवॉइड कराते हैं कि करंट्स फैक्टर शुड बी अवॉइडेड। ये इम्प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है, एंड प्रोग्राम्स करप्शन, वेरी वेरी लिटिल चांस, लेकिन चांस है। इसलिए ओके। आप देखें जो एडवाइसेज अब आ रही हैं फॉर ट्रैवलिंग, कि आप अपना प्रोसेसर उतार कर यू पास थ्रू स्कैनर्स, या आप जो है उसको बाईपास करा ले। यू हैव गॉट अ ट्रैवलिंग कार्ड देते हैं हम लोग, और उसको बिल्कुल। बाईपास करा लें, तो ये बच्चे फिर ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जहाज़ में आप देखें इंडिकेशंस होती हैं कि 15 years प्रायर टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग लैपटॉप मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको भी स्विच ऑफ कर दीजिए और यूज़ ना करें प्लेन के इनिशियल पीरियड में, ताकि जो है वो आपका ये प्रोग्राम सेफ है। बिकॉज ये मेरे पास सिवाय आई थिंक 3 to 4 केस इस तरह के रिपोर्ट हैं जहां पेशेंट्स ने कहा, आउट ऑफ मैनी 400+ केसेस जो भी थे ऑल टुगेदर हमारी कंपनी के, वैसे भी है आई थिंक 3000+ केसेस। सो इट्स ह्यूज नंबर, वी डोंट हैव सो मैनी कंप्लेंट्स। तो ओके। डिस्टर्ब होना बहुत कम चांस है। सही। लेकिन ये पेशेंट्स, अगर डिवाइस खराब होगी ना तो वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट को बेनिफिट नहीं करेगा।
ओके, फिर अगर मतलब अब बच्चे की खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो वो हमें उसके रिस्पॉन्सेज में पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये उस तरह नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा जैसे ये यूजुअली रूटीन में कर रहा होता है। जी, अगर जो है वो फॉल्ट आ रही है तो फॉल्ट तो आपको डिटेक्ट हो जाएगी। यू मस्ट हैव डिटेक्टर्स, हर कंपनी का एक डिटेक्टिंग सिस्टम बिल्कुल, होता है फॉल्ट उस को डिटेक्टिंग डिटेक्ट करने डिवाइस पे के लिए। पता चल जाएगा। ओके, ब्लिंकिंग डिटेक्टिंग यूज कर। डिवाइस पे जी, वेदर इट इज ब्लिंकिंग है, ये बाज कंपनीज की मेरा ख्याल है साउंड क्वालिटी का मेजरमेंट्स भी है। ओके। आप आवाज सुनकर रियलाइज कर सकते हैं कि आपको हम्म। शायद ये क्लियर नहीं आ रही जो कि पहले आ रही थी। तो यू कैन ऑब्वियसली हैव अ चेक। ठीक है। तो चेक कराते रहें और ये डेली चेक जरूरी है। बिल्कुल। और बच्चे सर, छोटे होते हैं, दे वोंट टेल यू। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कि लिसनिंग का इम्पैक्ट जो है वो क्लैरिटी ऑफ स्पीच पे, और फिर ये कि समटाइम्स ऐसे लगता है कि मैपिंग टाइम पे नहीं हुई या अच्छी नहीं हो रही या शायद डिस्टर्ब हो गई है, तो बच्चे की स्पीच या तो क्लियर हो ही नहीं, एक तो चले एज का भी फैक्टर है, लेकिन क्लियर नहीं हो रही या क्लियर थी और दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गई है। तो इसका भी कुछ इस चीज़ के साथ कनेक्शन होता है कि बच्चे को शायद आवाज़ ठीक नहीं जा रही, कहीं पे मैपिंग के साथ गड़बड़ हो गई है। ये पॉसिबिलिटीज तो देखें लाइफ लॉन्ग रहेंगी। हमारे पास जो बच्चे जिनकी डिवाइसेस खराब होती हैं हम्म। और दे लीव इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर सम रीजन, जैसे लॉकडाउन सिचुएशन है, अब जी। लॉकडाउन सिचुएशन में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इस वक्त शॉर्ट चल रही है और आपका हम्म। बच्चे ने डिवाइस एक हफ्ते से निकाली हुई है। जब आप हम्म। दोबारा से लगाते हैं तो इस एक हफ्ते के पीरियड में पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा पहले जैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो वो उसका जो लर्निंग जो अचीव हुई भी होती है वो लॉस्ट होने का चांस होता है। डिवाइस खराब होने से भी होता है, डिवाइस के मिसयूज से भी होता है, एंड रॉन्ग प्रोग्रामिंग से भी हो सकता है कि प्रोग्रामिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर दी या ओके। ज़रूरत से कम कर दी। ओके, तो वो। इसीलिए जो मैंने इनिशियली कहा फर्स्ट ईयर मैपिंग के लिए रखें ताकि यू हाँ। आर एबल टू जज, एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो हर ईयर चेकअप कराएं। बाज माँ ठीक। बाप कंसल्टेशन क्लेम करने के लिए दे डोंट रिपोर्ट, दिस इज नॉट गुड। दे शुड रिपोर्ट हम्म। वंस इन अ टू द ऑडियोलॉजिस्ट, और ऑडियोलॉजिस्ट से ये बातें प्रायर टू सर्जरी तय कर लें कि क्या हो सकता है। तो हम्म। ऑडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्वमेंट रखें। आप ऐसी जगह से ऑपरेट ना कराएं जहां ऑडियोलॉजिस्ट ही नहीं है या ऑडियोलॉजिस्ट बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। शुड बी अ वेल नोटेड पॉइंट। बिल्कुल। आपके कंट्री के अंदर देयर आर वेरी फ्यू मैपिंग स्पेशलिस्ट, रिमेंबर। बात तमाम पेरेंट्स सुन लें कि जो मैपिंग के लिए जो ऑथराइज जो मैपिंग प्रोफेशनल्स हैं वो हमारी कंट्रीज में हार्डली 4-5 ही होंगे। मे बी बहुत ज़्यादा मैं अगर करूँ तो शायद 10 तक चला जाऊँ। सर, लेकिन ये है फिर कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनको हमें शेयर करना चाहिए उनके बारे में कि कौन कौन है, और ये आप लोग ही हमें गाइड कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को बता सकें, वार्न कर सकें कि हाँ आपको इसके पास जाना चाहिए और इसके पास नहीं। तो ये हमें आप लोगों को भी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए और हमें भी करना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी मेरी बेटी की शुरू में बहुत ख़राब स्टार्ट हुई थी। शी इज़ 11 years old, तो आप सोच सकते हैं कि वो काफ़ी 11 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो बहुत ख़राब हो के एक लेवल तक पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हमें हाईलाइट करनी चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। इंशाल्लाह उस पर भी हम बाद में किसी टाइम बात करेंगे। आज मेरे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं आपसे। ओके, मैं उसको लेकिन कट डाउन करने की कोशिश करती हूँ। एक तो एफएम सिस्टम ओके। को थोड़ा आप हाईलाइट करें कि उसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बच्चों को स्कूल में, मीटिंग्स में। इनफैक्ट ये है क्या, पेरेंट्स को पहले तो ये पता चले। अच्छा, एफएम सिस्टम को देखें, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी एंड एम फॉर मॉड्यूलेशन। ओके। आपका एफएम रेडियो जिस तरह परफॉर्म कर रहा है तो सम सॉर्ट ऑफ इसकी सिग्नल ट्रांसमिशन उसी के करीब करीब आप ले सकते हैं। ओके। और इसमें इंजीनियर्स जो हमारे पैनल जो आपके फेसबुक पे हैं वो ज़्यादा इसमें एलैबोरेट करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू हेयरिंग एड्स या इम्प्लांट्स, they are used for mainly for better reception in background noise। यहाँ पे ग्रुप सिचुएशंस हो या ओके। क्राउडेड सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चों का शोर ज़्यादा होता है, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव
टीचर टू स्टूडेंट्स रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, उसको जो है वो हाईलाइट करने के लिए ये बेनिफिट दिया जाता है कि यू शुड यूज इन एफएम सिस्टम। और ये एफएम सिस्टम इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन स्कूल सिस्टम। ओके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एफएम सिस्टम यू कैन यूज इट इन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, इन ऑल्सो पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पे कोई हमारे एफएम सिस्टम्स का कोई लूप्स नहीं है। लूप सिस्टम एक होता है फॉर एग्जांपल ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट्स पर, जिससे आपकी कम्युनिकेशन टू द काउंटर जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये फैसिलिटीज यस वी कैन अवेल, लेकिन इसके यूजर्स इवन मेरे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट मेरे यूजर हैं हेयरिंग एड्स के, प्लांट्स के। नोबडी हार्डली समबडी आस्क फॉर एफएम सिस्टम। इसकी अवेयरनेस तो कम है, लेकिन इसका एक्सपेंस भी बहुत है एंड ड्यूरेबिलिटी भी बहुत खराब है। इट डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, हार्डली 1 to 2 years, maybe 3 years, और इसका एक्सपेंस इट कॉस्ट maybe around 200,000 for single year. So it's not a cheaper option. तो इसलिए we are reluctant. Our community is not that affording, but affording class को if you give options, hardly anyone accepts. Okay. इसको जो है मायूब भी समझा जाता है because it increases the length of your hearing aid. You have to apply a receiver also to the hearing aid. Some of hearing aids have got built-in feature. अच्छा, और क्या ये एफएम सिस्टम जो है ये फोन और गैजेट्स, टीवी, इनके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी शायद हो जाती है? हाँ, इसमें ऐसा है कि ये आपको जिस वक्त हेयरिंग एड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो या इम्प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो, तो उनके फीचर्स आपको करने पड़ेंगे। जैसे रिसेंट जो आईफोन्स में फीचर्स डाल दिया हेयरिंग एड यूजर्स के लिए। अच्छा। तो आवर प्रोडक्ट्स जो कंपनी हम यूज कर रहे हैं उसके हायर एंड्स जो हैं दे आर कंपैटिबल विद आईफोन्स। ब्लूटूथ होता है, उसके कनेक्टिविटी हो सकती है, और उसको जो है वो यू कैन ईजिली ऑब्वियसली टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि इसके फ़ोन पे बेनिफिट्स क्या हैं या टेलीविजन्स पे क्या हैं। उसकी कुछ अलग से भी कनेक्ट लाइंस आती हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस एक्चुअली द टारगेट ऑफ दिस असिस्टेड लिसनिंग डिवाइसेस ये कहलाती हैं। उनका टारगेट ये होता है कि आपको आपकी लिसनिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें। इट्स ऑल यू नो, एवरीबडी नोज जो हेयरिंग एड पहनते हैं, हेयरिंग एड यूजर्स को नंबर 1 प्रॉब्लम है इसके उनको बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती है, तो शोर ज़्यादा आता है, स्पीच कम आती है। तो ये जो एफएम सिस्टम्स हैं ये दे आर गुड इन परफॉर्मिंग in the presence of background noise. Okay. Background noise की presence में ये ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्ड दे सकते हैं as compared to even high quality digital hearing aids. ठीक है। और एफएम के एक्सपेंसेस की बात आई तो वैसे कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? उनके मंथली एक्सपेंसेस कहाँ तक जा सकते हैं? स्पीच थेरेपी, बैटरीज, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट्स, वायर बच्चे बहुत जल्दी ख़राब करते हैं, तो रफ एक आइडिया, वो तो यूज़ पे भी डिपेंड करता है चीज़ों पे भी, लेकिन एक रफ आइडिया। हाँ, इफ़ यू गो इनटू लग्जरीज देन देयर इज़ नो लिमिट। अगर आप बेसिक की बात करेंगे तो दिस इज़ इन आवर कंपनी आफ्टर 2 years जो एक्सपेंस आते हैं वो बैटरीज के नंबर 1, देन देयर आर सम स्मॉल पार्ट्स लाइक केबल्स, बैटरी कंपार्टमेंट्स। अगर आप कंपनी से वारंटी करा लेते हैं देन वारंटी चार्जेस अराउंड 100,000 रुपीज़ पर ईयर प्लस माइनस। हर सिटी का अलग रेट है, तो हर सिटी में यू कैन गेट डिफरेंट रेट्स। बट बैटरीज का एक्सपेंस जो है वंस द रिचार्जेबल सिस्टम इज टोटली बिकम यूजलेस, तो बैटरीज का एक्सपेंस अबाउट 1,500 रुपीज़ पर मंथ है। ओके। एंड फिर स्पीच थेरेपी अलग है, और वो डिपेंड करता है कि वो थेरेपिस्ट के चार्जेस और वो मैटर करता है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आई वुड से हर पेरेंट्स को काउंसलिंग के वक्त ये बता दे समवेयर अराउंड एक्सपेक्ट 100 to 150,000 रुपीज़ पर ईयर ओके फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अब जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाता है एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच। आखिरी एक आप पेरेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहें कि वो इम्प्लांट की
लॉन्गेविटी के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं कि इम्प्लांट उनके बच्चे का ज़्यादा अरसे तक चलता रहे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। इंटरनल पे हमने बात कर लिया तो एक्सटर्नल पे भी बता दें। ओके, देखिए किसी भी चीज़ की लाइफ अगर आप प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे आजकल आप अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग करना चाहते हो तो स्टे एट होम वाला एक टिकट चला हुआ है। जी तो जी। आप इसका जो यूज़ है, एक्सटर्नल कंपोनेंट हो वेदर इंटरनल हो, इसको आप जितना हाइजीनिक कंडीशंस में रख सकें उतना इसके लिए अच्छा है। और वेयरिंग जो जिसे कहते हैं ना, वेयरिंग टेयरिंग, ये जो हमारे बच्चे बाज आते हैं जो चबा कर आते हैं या तोड़ देते हैं, जब आप इससे बच्चों को अवॉइड करेंगे तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी इन चीज़ों। और रिमेंबर, आने वाला वक्त जो है, जो डिवाइसेस का है, जी। इट विल बी अ न्यू जनरेशन डिवाइसेस। इस वक्त आप जो भी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन लेटेस्ट मॉडल, ये सारे probably in next 10 years, 5 to 10 years ये डिलीट होने वाले हैं। एंड जो मुझे रिसर्च का जहाँ तक पता है, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इनक्रेडिबल जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स आ रही है इस फील्ड के अंदर। अब टोटल इम्प्लांटेबल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, और सो इम्प्लांट विल बी देयर मे बी 30 ईयर्स तक रहें। स्टेम सेल आ जाएगा देन वो अलग बात है, हो सकता हम लोग नहीं हो, लेकिन ये जो अब एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ये आपके पार्ट्स सूनर और लेटर दे विल बी डिलीटेड। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर हीप्स अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा आपके पास सेविंग्स हों और दीज परचेसिंग इन फ्यूचर, क्योंकि सस्ते ऑप्शंस में अब कुछ नहीं आ रहा। नए मॉडल्स जो हमारी कंपनीज में हैं, दे आर कॉस्टिंग वेल ओवर आई थिंक $8,000-9,000 के ऊपर जा रहे हैं। सो एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इंटरनल। जैसे ठीक इंटरनल है। पैकेजेस सब ऑल $25,000-30,000 प्लस में होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर आवर सोसाइटी, और इसके लिए गवर्नमेंट शुड स्टेप इन कि इसकी कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए। वरना बिल्कुल। मुझे जो नज़र आ रहा है, देयर विल बी अ बिग नंबर जो इस वक्त वेलफेयर में ऑपरेशंस हो रहे हैं, और जो गवर्नमेंट फंडेड जो थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट चला हुआ है पीएम फंड्स का, जी। जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर इनको इन फ्यूचर सपोर्ट ना किया गया तो लेटर डाउन द ट्रैक इन 10 years टाइम, तो देयर मे बी लॉट ऑफ नॉन यूजर्स। ये हमारे लिए बड़ा डिजास्टर होगा वो अगर तो इसको फिर हम मैनेज नहीं स्ट्रेस कर और सकते। एंजाइटी लोगों की कि वो जो एक सुनने के आदी हैं और वो बंद हो जाएगा। तो चले अल्लाह ताला से दुआ एग्जैक्टली करते हैं ये फैक्टर्स कि सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। हम्म, ये सारे जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव मेजर नहीं है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स लेने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि आपके पास मैं तो पेरेंट्स से कहता हूँ ऑलवेज कीप 1-2 लाख रुपए अपने बैंक में रखें। यू नेवर नो कि आपको कब इमरजेंसी हो जाए, एंड दिस बिल्कुल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इस वक्त जो वारंटीज की चल रही हैं या कोई बिल्कुल। पार्ट्स डैमेज हो जाता है, बिकॉज ओके। आई हैव नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड जहां उनके मेजर ब्रेकडाउन्स हुए एंड दे जस्ट आस्क फॉर डोनेशंस एंड नोबडी स्पॉन्सर्स। एक टाइम हमने कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो दिस हैपेंस एंड वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। बिल्कुल, अल्लाह ताला आसानी करे और जो बच्चे हमारे सुनना शुरू हो गए हैं, कभी भी ये नौबत ना आए कि उनकी सुनाई चली जाए, और हमेशा उनके वालिदैन के पास इतना हो कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ में सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, और ओके, थैंक यू। अल्लाह खैर। थैंक यू सर, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।